कोरोना के खिलाफ जंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपनी सैलरी नहीं लेंगे। इसके अलावा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिनमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ईसी मेंबर और सीनियर लीडर्स अपनी सैलरी का 30 से 50% हिस्सा नहीं लेंगे। कंपनी के हाइड्रोकार्बन बिजनेस से जुड़े ऐसे सभी कर्मचारी जिनका वेतन 15 लाख रुपए तक है, उनके लिए किसी भी तरह की कटौती नहीं की गई है। हाइड्रोकार्बन बिजनेस से जुड़े ऐसे कर्मचारी जिनकी सैलरी 15 लाख से ज्यादा है, उनके लिए 10% की कटौती लागू होगी। इसके अलावा पहली तिमाही में दिया जाने वाला एनुअल परफॉर्मेंस बोनस भी फिलहाल नहीं दिया जाएगा। कंपनी की तरफ से कर्मचारियों को लिखी गई एक चिट्ठी में यह जानकारी दी गई है और चिट्ठी में यह भी लिखा गया है कि इस वक्त पेट्रोलियम प्रोडक्ट की मांग में आई भारी कमी के चलते कंपनी की ऑपरेटिंग कॉस्ट पर दबाव है और उसे देखते हुए यह फैसला लिया गया है। चिट्ठी में यह भी बताया गया है कि मौजूदा वक्त में भी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अपनी कैपेसिटी के करीब ही चल रही हैं। और यहाँ पर आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी हम दिए देते हैं। जो चैनल आप देख रहे हैं वो टीवी 18 का हिस्सा है और टीवी 18 का स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना की मार ऑटो सेक्टर पर बुरी तरह से पड़ी है। मारुति के इतिहास में पहली बार हुआ है कि ऑटो कंपनियों की किसी महीने में एक भी कार नहीं बिकी हो। जी हां, आपने सही सुना है। मारुति M&M ने आज अपने अप्रैल बिक्री के आंकड़े जारी किए हैं। दोनों कंपनियों के मुताबिक अप्रैल में घरेलू बाजार में बिक्री शून्य रही है। हालांकि अप्रैल में मारुति ने 632 और M&M ने 733 कार एक्सपोर्ट जरूर की है। कोरोना के चलते देश में 25 मार्च से लॉकडाउन है और इसके चलते ऑटो कंपनियों का प्लांट और शोरूम बंद है और इसी का असर हम देख रहे हैं ऑटो कंपनियों के बिक्री आंकड़ों पर पड़ा है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना से निपटने के लिए एक तरफ सरकार ने तत्काल राहत पैकेज तैयार कर लिया है तो दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म में घरेलू और विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए बड़े कदम उठाने की भी तैयारी है। कल प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पे अलग अलग 3 बड़ी बैठकें की हैं। क्या कुछ निकल कर आया है इन बैठकों में से, समझते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, प्रधानमंत्री के साथ जो कल बैठकें हुई हैं, ये बताएं उनमें से क्या खास बातें निकल कर आई हैं, किन किन मुद्दों पर फोकस किया गया था? देखिए, मुझे लगता है कि इन बैठकों का मुख्य फोकस ये था कि कोरोना के इस दौर में जहां अब दुनिया भर के निवेशक या फिर कंपनियां चीन का एक दूसरा विकल्प तलाश रही हैं, वैसे में इस दूसरे विकल्प के तौर पे भारत को सबसे ज्यादा आकर्षक बनाया जाए। इसलिए प्रधानमंत्री ने जो सबसे पहली बैठक की, वित्त मंत्री, उद्योग मंत्री उस बैठक में शामिल थे और फोकस इस बात पर था कि घरेलू निवेशकों को तो लाइए, विदेशी निवेशकों को भी आप ज्यादा बढ़ाइए। इंडस्ट्रियल एरिया की पहचान करिए, वहां पर विदेशी निवेशक को ज्यादा से ज्यादा लाइए और इसके लिए खास स्कीम जल्द से जल्द सरकार ला सकती है, उसका ऐलान हो सकता है। और इसमें एक और बात पर प्रधानमंत्री ने फोकस दिया, वो ये कि जो निवेशक आते हैं इंडस्ट्री लगाने के लिए, उनको समयबद्ध तरीके से जरूरी मंजूरी मिल जाए, ये आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। इसके बाद बैठकों का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अलग अलग सेक्टर को लेकर शुरू हुआ। एक महत्वपूर्ण सेक्टर जिस पर प्रधानमंत्री ने करीब 1 घंटे तक बैठक की, वो था माइंस और मिनरल्स को लेकर के। प्रधानमंत्री का जोर इस बात पर था कि हमें माइंस और मिनरल्स और खासतौर से कोल के मामले में आत्मनिर्भर बनना होगा। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि जो लोग थर्मल कोल का इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ घरेलू कोल का इस्तेमाल करें, बाहर से इंपोर्ट ना करें। जो नीलामी की प्रक्रिया है उसको ज्यादा आकर्षक बनाया जाए और इस सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा रिफॉर्म लाया जाए। तीसरा जो बैठक हुई, वो तीसरी बैठक में डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर पर फोकस था प्रधानमंत्री का। और डिफेंस और एरोस्पेस पर प्रधानमंत्री का साफ तौर से कहना था कि हमको ना सिर्फ आत्मनिर्भर बनना है, बल्कि हमको इस मामले में एक्सपोर्ट पे ज्यादा बढ़ चढ़कर करना है। इसके लिए ऑफसेट पॉलिसी हो, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी हो, इन सब में रिफॉर्म की वकालत की गई। तो मुझे लगता है कि बैठकें कुछ और सेक्टरों को लेकर चलेंगी और आखिर में आप देखेंगे कि एक सरकार लॉन्ग टर्म पॉलिसी का ऐलान कर सकती है जिसमें हर सेक्टर में विदेशी निवेशक, घरेलू निवेशक को लॉन्ग टर्म में लाया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए। इसकी घोषणा, उसका लक्ष्य तय किया जा सकता है। कोरोना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए तैयारी जोर शोर से शुरू है। शुक्रिया लक्ष्मण तमाम डिटेल्स के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप देश के किसी राज्य में फंसे हैं और दूसरे राज्य में स्थित अपने घर पहुंचना चाहते हैं तो पहले कुछ जरूरी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद राज्यों ने प्रवासी मजदूरों और छात्रों की घर वापसी के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। किस राज्य ने प्रवासियों के लिए क्या निर्देश जारी किए हैं और किस तरह के इंतजाम है, तमाम डिटेल्स के लिए हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं
हैं। प्रकाश, बताएं घर वापसी के लिए क्या गाइडलाइंस, क्या निर्देश जारी किए गए हैं?